हेलो स्टूडेंट, माय स्मार्ट गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बाल विकास की क्लास 9th, जिसमें हमारा टॉपिक है पावलोव का सिद्धांत। जितनी भी हम वीडियो कवर कर रहे हैं वो एमपीटेट ग्रेड 3 के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक टॉपिक है कि पियाजे, पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, इनका रचनात्मक एवं आलोचनात्मक स्वरूप बताओ। तो सबसे पहले हम पावलोव का रचनात्मक आलोचनात्मक स्वरूप यानी उनका सिद्धांत पूरी तरह पढ़ेंगे। क्या है इनके सिद्धांत में। जो भी स्टूडेंट चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का टॉपिक है हमारा पावलोव का सिद्धांत, जिसको पावलोव थ्योरी बोला जाता है। इनके सिद्धांत को पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत हम पढ़ते हैं, जिसको सीआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सीआर थ्योरी का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है कंडीशनल रिस्पॉन्स। क्या बोला जाता है? कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पावलोव से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। पहले ये जान लेते हैं, फिर हम इनके सिद्धांत को डिटेल से पढ़ेंगे। पावलोव का पूरा नाम अगर देखा जाए तो क्या है? इवान पेट्रोविच, जिसको आईपी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? मनोवैज्ञानिक हैं, रूस के। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पावलोव जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहाँ के हैं? तो रूस के हैं। इन्होंने यह सिद्धांत कब दिया था? 1904 में दिया था। इधर एक और बात याद रखना कि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्यों मिला था? इन्होंने शरीर शास्त्र पर अध्ययन किया था और इन्होंने पाचन क्रिया पर भी शोध किया था। इनके सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं। वो कौन कौन से हैं इनके सिद्धांत के अन्य नाम? वो देख लेते हैं। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि यह सिद्धांत किसने दिया, तो हम इनके जो उपनाम हैं इनके सिद्धांत के वो जान लेते हैं। कौन कौन से हैं इनके सिद्धांत के उपनाम? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इनके सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्रतिबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत और पुरातन या प्राचीन का सिद्धांत। ये इनके सिद्धांत के अन्य नाम हैं। दूसरा है पावलोव ने जो प्रयोग किया था किस पर किया था? पावलोव ने जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किया था ये किस पे किया था? तो इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग करके देखा था। आगे देखते हैं कि सीखना क्या है? एक प्रकार के उद्दीपक प्रतिक्रिया का संबंध है। सीखना का संबंध किससे है? उद्दीपक प्रतिक्रिया से संबंध है। अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ क्या होता है? अनुकूलित अनुक्रिया क्या होता है? अनुकूलित अनुक्रिया एक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का होना कहलाता है। यानी किसी उद्दीपक को देखकर अपने आप जो क्रिया होने लगती है उसको अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम कुछ स्वादिष्ट भोजन देख लेते हैं तो अपने आप मुंह से लार आ जाती है, तो ये क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। यानी भोजन इधर क्या है? उद्दीपक है, और उद्दीपक को देखकर कोई भी क्या करने लगता है? एक स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। उसी को क्या कहा जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। अब हम डिटेल से जानते हैं पावलोव ने जो प्रयोग किया था किस तरह किया था। अभी हमने जो देखे हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उनसे। अब हम देखते हैं कि ये प्रयोग उन्होंने किस तरह किया था पावलोव ने। पावलोव का प्रयोग भूखे कुत्ते पर पावलोव ने 3 परिस्थितियों में प्रयोग किया था। यानी इन्होंने जो प्रयोग किया था भूखे कुत्ते पर किया था और उन्होंने अपने प्रयोग को 3 भाग में बांटा था। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक अनुकूलन से पूर्व,
एक है अनुकूलन के दौरान और तीसरा है अनुकूलन के पश्चात। यानी इन्होंने अपने सिद्धांत को 3 चरणों में बांट लिया था। अनुकूलन से पूर्व, सबसे पहले देखते हैं अनुकूलन से पूर्व में क्या है। इन्होंने सबसे पहले कुत्ते के सामने एक अस्वाभाविक उत्तेजक रखा। अस्वाभाविक उत्तेजक को क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टिमुली। जब कुत्ते के सामने घंटी रखी गई, घंटी इधर क्या है? अस्वाभाविक उत्तेजक, जिसको कंडीशनल स्टिमुली भी बोला जाता है। तो घंटी को देखकर कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। एक अस्वाभाविक उत्तेजक को देखकर कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उन्होंने क्या किया? कुत्ते के सामने उन्होंने अनकंडीशनल स्टिमुली को रखा। क्या रखा? अनकंडीशनल स्टिमुली को उन्होंने कुत्ते के सामने रखा। अनकंडीशनल स्टिमुली को क्या बोला जाता है? स्वाभाविक उत्तेजक। इधर स्वाभाविक उत्तेजक क्या है? भोजन। स्वाभाविक उत्तेजक क्या है? इधर पर भोजन है। स्वाभाविक उत्तेजक में भोजन रखा गया, तो उसमें क्या हुआ? कुत्ते ने रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया? भोजन को देखकर ही कुत्ते के मुंह से क्या आने लगी? लार आने लगी। तो ये क्या हुआ? अनुकूलन हुआ इधर पर। दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या रखा? अनुकूलन के दौरान जब उन्होंने कंडीशन कराई तो उन्होंने कुत्ते के सामने घंटी भी रखी और भोजन भी रखा। यह क्रिया बार बार दोहराई गई, जिससे दोनों उत्तेजकों के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया। यानी घंटी और भोजन दोनों को कुत्ते के सामने रखा गया और यह क्रिया बार बार दोहराई गई, इसलिए दोनों उत्तेजकों के मध्य क्या हो गया? एक संबंध स्थापित हो गया। अब क्या हुआ? तीसरी कंडीशन में अनुकूलन के पश्चात सिर्फ कुत्ते के सामने घंटी को रखा गया। किसको रखा गया? घंटी को। तो कुत्ते के मुंह से क्या आई? लार आई। पहली बार हम देख रहे थे कुत्ते के सामने, अनुकूलन के पूर्व में देखा हमने, कुत्ते के सामने सिर्फ घंटी रखी गई तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन अनुकूलन के बाद देखा गया कि सिर्फ घंटी को रखा गया, तब भी कुत्ते के मुंह से लार आई। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने संबंध को स्थापित कर लिया। क्या संबंध को स्थापित कर लिया? कि उसने सोचा कि बीच में हमने देखा था अनुकूलन की कंडीशन में कि जब घंटी को और भोजन को रखा जा रहा था तो कुत्ते के मुंह से लार आ रही थी। तो कुत्ते ने सोचा कि घंटी के साथ अब कंडीशन क्या हुई कि भोजन भी आएगा, तो ये क्या हो गई? अस्वाभाविक, स्वाभाविक क्रिया हो गई कि जिससे घंटी को देखकर ही मुंह से लार आने लगी। यहाँ अस्वाभाविक उत्तेजक है, घंटी क्या है? अस्वाभाविक उत्तेजक है। इसमें इतना अनुकूलन स्थापित हो गया कि वह स्वाभाविक उत्तेजक जैसा ही काम करने लगा। क्योंकि यह क्रिया बार बार दोहराई गई तो कुत्ता अस्वाभाविक उत्तेजक को ही क्या मानने लगा? स्वाभाविक उत्तेजक, और अपने आप उसके मुंह से लार आने लगी। इसी को बोलते हैं अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत। लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं एक अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत? क्योंकि शिक्षा में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। सिद्धांत की विशेषताएं पढ़ते हैं। सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? बच्चों के सामाजिकरण और वातावरण से उनका सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देता है। यह जो सिद्धांत है बच्चों के सामाजिकरण में सहायता देता है और वातावरण के साथ उसे किस तरह सामंजस्य स्थापित करना है, इसमें भी वो सहायता देता है। साथ ही यह जो सिद्धांत है भय को दूर करने में महत्वपूर्ण है। रोगों के उपचार में भी ये सहायक होता है। समूह के निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण होता है। बालकों की अनेक क्रियाओं और सामान्य व्यवहार की व्याख्या भी यह सिद्धांत करता है। बालकों के अनेक क्रियाओं और सामान्य व्यवहार की व्याख्या भी यह करता है। अब हमने इस सिद्धांत तो पढ़ लिया, साथ में हमें पढ़ना है कि इस सिद्धांत का आलोचनात्मक स्वरूप क्या है। हमारे सिलेबस में दिया है कि
पियाजे, पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, इनका रचनात्मक स्वरूप भी बताना है इनके सिद्धांत का, और हमें आलोचनात्मक स्वरूप भी बताना है। हमने अभी रचनात्मक स्वरूप पढ़ लिया पावलोव सिद्धांत का कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, कितने चरणों में इन्होंने अपने सिद्धांत को बांटा था और कैसे इन्होंने इस प्रयोग करके देखा था। ये हमने सब बातें जान ली। अब हम जानते हैं कि इनका आलोचनात्मक स्वरूप क्या है इनके सिद्धांत का। आलोचनात्मक स्वरूप, क्रिटिसिज्म ऑफ पावलोव, कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। यह सिद्धांत मनुष्य को मशीन मानता है। देखा जाए तो यह सिद्धांत क्या मानता है, मनुष्य को मशीन मानता है, जो सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य में तर्क चिंतन करने की क्षमता होती है। मनुष्य कोई मशीन नहीं है, वह तर्क भी कर सकता है, चिंतन यानी सोच भी सकता है, लेकिन यह सिद्धांत क्या मानता है, मनुष्य को एक तरह की मशीन मानता है। इस प्रयोग में उद्दीपन को बार बार दोहराया जाता है, तब संबंधता बनी रहती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है यदि उद्दीपन नहीं किया गया तो अधिगम स्थायी नहीं रहता। अभी हमने देखा कि जो कुत्ते पर प्रयोग किया जा रहा था, तो उत्तेजकों को, दोनों उत्तेजकों को, घंटी और भोजन को साथ में बार बार प्रयोग करके देखा जा रहा था, तभी है ना कुत्ते ने क्या मुंह से लार निकाली। तो इस प्रयोग में उद्दीपन को बार बार दोहराया जाता है, तब संबंधता बनी रहती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि उद्दीपन नहीं किया गया तो अधिगम भी नहीं होगा, यानी यदि बार बार यह प्रयोग नहीं किया जाता कुत्ते पर, तो कुत्ता जरूरी नहीं है कि है ना घंटी को देखकर वो अपने आप लार लाने लगता। तो मनोवैज्ञानिक इसको क्या मानते हैं, इसकी आलोचना करते हैं कि मनुष्य कोई मशीन नहीं है, उसमें तर्क करने की क्षमता होती है, और यह एक तरह का सिद्धांत कैसा है, बार बार करने वाला सिद्धांत है, और यह जो इससे जो सीखते हैं वो ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं रहता। अब हम जान लेते हैं किस तरह एमसीक्यू बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारा सीआर थ्योरी में। सीआर है, क्या है सीआर, लार का आना। क्या है सीआर थ्योरी में, सीआर लार का आना, जिसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। कौन सा सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि पर आधारित है, तो कौन सा सिद्धांत है, अनुबंध का सिद्धांत। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है, कंडीशनिंग सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है। ध्यान आकर्षित होने की प्रमुख भूमिका होती है, किसकी होती है, उद्दीपक की तीव्रता। यदि उद्दीपक अच्छा हो तो हमारा ध्यान भी क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। जैसे भोजन को देखकर कुत्ता क्या करने लगा, अपने आप जल्दी लार निकालने लगा मुंह से। ऐसे ही कुछ उद्दीपक अगर कैसा हो, आकर्षित करने वाला है, तो हमारा भी ध्यान उसकी तरफ जाता है। तो उद्दीपक की तीव्रता इम्पोर्टेंट होती है ध्यान को आकर्षित करने में। एक और क्वेश्चन है कि राम चूहे से डरता था। शुरू में चूहे को राम से दूर रखा गया, लेकिन आने वाले दिनों में हर दिन राम और चूहे के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में चूहा राम की गोद में रख दिया गया, वह उससे खेलने लगा। यह प्रयोग किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो यह सिद्धांत किसका उदाहरण है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। हमने पढ़ा है कि इस सिद्धांत का उपयोग किस में है, डर को दूर करने में, नहीं भय को दूर करने में है, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ही। पहले राम को चूहे से डर लगता था, तो धीरे धीरे राम और चूहे के बीच की दूरी को कुछ आने वाले दिनों में कम कर दिया गया, और एक दिन चूहा राम की गोदी में बैठ गया और उसका डर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।